नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी का अपने YouTube चैनल पहाड़ एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जो टॉपिक मैं आप लोगों के बीच लेके उपस्थित हुआ हूं वो उत्तराखंड प्रवक्ता भर्ती परीक्षा, राजनीति विज्ञान और इतिहास और साथ ही अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं के दृष्टिकोण से अत्यंत ये महत्वपूर्ण रहने वाला है। जैसे कि प्रवक्ता भर्ती का जो विज्ञापन जारी हुआ था उसमें सिलेबस दिया था पॉलिटिकल साइंस का, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। भारतीय शासन और राजनीति की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर राष्ट्रीय आंदोलन दिए गए हैं। तो राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत जो आज हमने आपके सामने जो मैं रख रहा हूँ, जैसे कि हमने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन से संबंधित यहाँ पे वीडियो बना चुका हूँ और राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित आज जो तीसरा ये वीडियो है ये आपके स्वतंत्रता आंदोलन में गांधी जी की भूमिका, ये वाला टॉपिक आपके बीच में लेके उपस्थित हुआ हूँ। और साथ ही अगर हम देखें ना, ये आपके हिस्ट्री सब्जेक्ट अगर देखें तो हिस्ट्री में भी ये पूछा गया है, तो हिस्ट्री का भी आपको मैं दिखा रहा हूँ। जितने भी बच्चे हिस्ट्री से तैयारी कर रहे हैं वो भी इसको ध्यान से देखिएगा। देखिए यहाँ पर स्वाधीनता संग्राम दिया है, भारतीय राष्ट्रवाद और उसका उदय और राष्ट्रीय आंदोलन का जो सामाजिक आधार या क्या आर्थिक आधार क्या करता है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे गांधी तथा गांधीवादी आंदोलन, तो ये दोनों जगह अत्यंत महत्वपूर्ण है। आइए शुरुआत करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें। अगर आपको इस वीडियो से संबंधित जो आपको पीडीएफ अगर चाहिए तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर आपको इससे संबंधित जो ग्रुप है वो मिल जाएगा, तो आप वहाँ ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ पर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। शुरुआत करते हैं ज़्यादा ना कहते हुए। यहाँ पर देखिए मैंने जो श्रृंखला रखी है 101 से लेकर 300 के बीच ये प्रश्न होंगे। गांधी जी की भूमिका और असहयोग आंदोलन कि अगर हम बात करें भारत छोड़ो आंदोलन तक का ये सफर रहेगा। ठीक है, यहाँ पर चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न आपके यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये कहता है कि पहले प्रश्न की हम तरफ बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि गांधी जी ने भारत लौटने से पूर्व किस आंदोलन में नेतृत्व कर अपनी रणनीति का परीक्षण किया था। अब ये यहाँ पर आप देख पा रहे हो, तो यहाँ पर जो दिया हुआ है जैसे आप देख पा रहे होंगे, नटाल आंदोलन है, जुल्लू विरोध है, या ट्रांसवाल सत्याग्रह है, या मुंबई मिल में जो मजदूरों का जो चीज़ें हुई थी उसको रिलेटेड, ठीक है, ये आंदोलन। तो बता सकते हैं कि इसका सही उत्तर क्या है, जिसे भी आता है चलिए इसका आंसर दीजिए। चलिए दोस्तों, इसका जो सही उत्तर है ट्रांसवाल सत्याग्रह जो आंदोलन था ये क्या था, जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से जब लौटे थे तो अफ्रीका में ट्रांसवाल अगर कहें जो ये ट्रांसवाल जो है तो ये 1906 में, याद रखिएगा मैं जो बात कर रहा हूँ 1906 से 1914 में, याद रखिएगा 1906 से 1914 के दौरान ये एशियाई विरोधी जो कानून के खिलाफ क्या था, ये सत्याग्रह का सफल कहीं ना कहीं प्रयोग किया गया था। क्या कौन सा, ये जो बेसिकली हमने कहा कि एशियाई विरोधी कानूनों के खिलाफ क्या था, ये एक आंदोलन था। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो ट्रांसवाल जो सत्याग्रह वो किसके विरुद्ध ये आंदोलन किया गया था, तो एशियाई विरोधी जो कानून थे उनके खिलाफ ये सत्याग्रह आंदोलन को कहीं ना कहीं सफल प्रयोग के रूप में से किया गया था। और यहीं से अगर देखें अहिंसात्मक अगर कहें अहिंसात्मक अगर जो प्रतिरोध कहीं ना कहीं शुरू हुआ और ये आंदोलन यहाँ से उभरा। अब बात करेंगे 202 नंबर का प्रश्न। यहाँ पर चंपारण सत्याग्रह 1917 का मुख्य कारण था। यहाँ पर बता सकते हैं तो चंपारण जो आंदोलन था, चंपारण का जो आंदोलन था वो किसके लिए था, किसानों से जो लगान वसूल की जाती या नील की जबरदस्ती खेती की जाती, मजदूरों का शोषण किया जाता, स्थानीय किसानों का पलायन हो रहा था। तो बता सकते हैं कि इसका सही उत्तर क्या है, जिसे भी आता है चलिए कमेंट कर सकते हैं आप लोग। आप इस बार तो हिस्ट्री और पॉलिटिकल के और अन्य बच्चे भी इसमें शामिल हैं। चलिए बताइए। देखिए दोस्तों, इसका जो सही उत्तर है ये आपकी नील की जो खेती थी ना उसके लिए ये की गई थी, ज़बरदस्ती नील की खेती कराई जा रही थी। अंग्रेजों ने उस समय क्या किया था आपको मैं बता दूं, अंग्रेजों ने उस समय किसानों को क्या किया था, ज़बरदस्ती करके जबरन करके क्या किया था, नील की खेती के लिए उनको बाध्य किया था। और गांधी जी ने जब किसानों की दुर्दशा देखी दोस्तों, तो उन्होंने ये अध्ययन भी करा किया सत्याग्रह का मैं शुरुआत करूँगा और यहीं से एक बड़ी कहीं ना कहीं सफल क्रांति का कहीं ना कहीं आगाज हुआ। तो याद रखिएगा। अब यहाँ पर देखिए 203 नंबर का प्रश्न है, अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल 1918 में गांधी जी ने मजदूरों को किस सिद्धांत पर डटे रहने के लिए कहा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए अहमदाबाद में जो
मिल मजदूर थे, उन्होंने हड़ताल करी थी 1918 में। तो गांधी जी ने कहा कि भैया आप इस सिद्धांत पर अडिग रहेंगे तो सत्याग्रह था या अहिंसा था या भूख हड़ताल था या असहयोग था। तो बता सकते हैं, चलिए बताइए, जिसे आता है वो बताइए। तो गांधी जी ने कहा था कि आप भूख हड़ताल पर अडिग ये रहना। तो गांधी जी ने मजदूरों को कहा था कि भैया आपकी 35% यहाँ पर क्या होगी, वेतन वृद्धि तक हड़ताल यहाँ पर क्या करोगे, आप जारी रखोगे, चाहे उसके लिए आपको उपवास ही क्यों ना करना पड़े। और इससे क्या हुआ, जो मिल मालिक थे, कहीं ना कहीं मिल मालिकों को और साथ ही जो अहमदाबाद के जो मजदूर थे उनके बीच कहीं ना कहीं समझौता उसके बाद हुआ, क्योंकि मिल में काम करने वाले जितने भी मजदूर थे उन्होंने काम ठप कर दिया। तो कहीं ना कहीं इसके चक्कर में जो मिल के मालिक थे उनको आर्थिक तौर पर भी क्या हो रहा था, नुकसान हो रहा था। तो इस वजह से 35% यहाँ पर, अगर मैं बात करूँ कितने प्रतिशत, यहाँ पर 35% क्या हुई थी, इनकी ये वेतन वृद्धि हुई थी, याद रखिएगा। अब यहाँ पर 204 नंबर का प्रश्न देखिए, खेड़ा सत्याग्रह 1918 का गांधी का मुख्य उद्देश्य था, क्या था बता सकते हैं? भूमि कर माफी, या फिर किसान संगठित करना था, या नील की खेती बंद करना था, या अंग्रेजी शासन का बहिष्कार करना था। चलिए बताइए, खेड़ा का आंदोलन क्यों किया गया था? जिसे भी आता है, मुझे लगता है आप लोगों ने तैयारी की होगी तो निश्चित रूप में ये क्वेश्चन आते होंगे। तो दोस्तों, खेड़ा जो आंदोलन हुआ था वो भूमि माफी के लिए किया गया था, क्योंकि उस समय क्या हुआ था, फसल खराब होने के कारण क्या हुआ था, जो किसानों से क्या रहे थे, ज़बरदस्ती जो कर वसूला जा रहा था। ये अगर आप देखोगे ना तो कहीं ना कहीं अन्याय नहीं है, जबकि आपको पता है कि भैया खेती एकदम बर्बाद हो चुकी है, आर्थिक तौर पे किसानों के पास ना खाने के लिए है ना पैसे हैं। तो उस कंडीशन में कैसे अंग्रेज़ों को ये कर वसूल कर दे सकते हैं? तो इसके खिलाफ गांधी जी ने क्या करा था, सत्याग्रह आंदोलन किया, और कहीं ना कहीं सरकार को ये कर माफ़ी कर मजदूरों को बहाल किया गया। तो बेसिकली अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं सरकार को कर माफ़ी के लिए मजबूर कर दिया गया था गांधी जी ने, क्योंकि ज़बरदस्ती कर लगाया जा रहा था, है ना। अगर मान लीजिए खेती हुई होती तो वो किसान बेच कर तो दे सकते थे, जैसे पूर्वोत्तर हो रहा था। इस बार जब खेती खराब हो चुकी है तो कहाँ से देंगे? तो ये खेड़ा ये सत्याग्रह उसके आधार पर हुआ था। अब देखिए 205 नंबर का प्रश्न है कि असहयोग आंदोलन 1920 के दौरान गांधी जी का प्रमुख हथियार क्या था? ठीक है, विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार था, या अहिंसक असहयोग था, या फिर विदेशी प्रचार था, सरकारी नौकरी का त्याग था? क्या था बता सकते हैं? तो इसका जो सही उत्तर है 205 नंबर का प्रश्न है। आप जैसे आप देख पा रहे हो कि चलिए, आप लोगों ने अगर पिक कर लिया है तो अच्छी बात है, नहीं किया है तो थोड़ा सा मेहनत आपको मांगती है। तो अहिंसक असहयोग ये क्या था, गांधी जी का प्रमुख हथियार के रूप में था। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे, गांधी जी ने हिंदी में जो स्वराज जिसे हम कहते हैं, गांधी जी ने हिंदी में स्वराज ये कहा था कि भैया सरकार जनता के सहयोग पर टिकी है, और यदि जनता सहयोग वापस ले लेती है तो कहीं ना कहीं शासन उनका ढह जाएगा। और यही असहयोग आंदोलन का सिद्धांत रहा। तो असहयोग आंदोलन का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो कहीं ना कहीं जनता द्वारा जो अपना जो शासन में जो उनकी भागीदारी है, या क्या है, जनता से ही क्या है शासन किया जाता है। तो जनता अगर सहयोग वापस ले लेती है तो क्या है, जो शासन है वो ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएगा। तो इसे यही क्या है, असहयोग आंदोलन का सिद्धांत रहा। अब यहाँ पे 206 नंबर का प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब और क्यों वापस किया? जो 1922 में जो चौराचारी जो हिंसा हुई थी, या फिर 1921 में असफलता के कारण, या फिर 1923 में अंग्रेजों के साथ जो समझौता हुआ था उसके कारण, या 1920 में कांग्रेस विरोध के कारण? तो बता सकते हैं तो ये वापस क्यों लिया? तो आप सभी को पता है कि उस समय ऑप्शन ए 1922 में चौराचारी ये हिंसा हुई थी। अब ये जो अगर आप देखोगे फरवरी 1942 में, नहीं 1922 में क्या हुआ था, चौराचारी जो कांड हुआ था, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो आंदोलनकारियों ने क्या करा था, एक जो थाना था, पुलिस थाना था, उसमें क्या कर दिया कि तो 22 पुलिसकर्मियों को यहाँ पर जिंदा जला दिया था। और यही कारण था कि गांधी जी ने जब अहिंसा बढ़ी तो कहीं ना कहीं गांधी जी के हृदय में इस चीज़ का पश्चाताप रहा कि ये गलत करा। तो अहिंसा जब हुई तो गांधी जी की रक्षा हेतु क्या करा था, ये आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था। तो याद रखिएगा, ठीक है। अब आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि 107 नंबर का प्रश्न है कि नमक सत्याग्रह की शुरुआत गांधी जी ने कहाँ से की थी?
साबरमती आश्रम से, सेवक ग्राम आश्रम से, ये मुंबई से, खेड़ा से। कहाँ से की थी? आप सभी को पता है कि साबरमती आश्रम से ये किया गया था, क्योंकि साबरमती में जब ये किया गया था तो 12 मार्च 1930 में ये गांधी जी ने क्या करा था, अपना जो ये सत्याग्रह जो ये प्रारंभ किया था, अगर हम बात करें नमक सत्याग्रह का, तो यहाँ पर 78 जो स्वदेशियों के साथ क्या रहा, साबरमती आश्रम से ये दांडी मार्च यात्रा शुरू करी थी और 6 अप्रैल तक ये क्या हुई तब ये दांडी पहुँच कर नमक कानून तोड़ा। देखिए 12 मार्च को ये प्रारंभ हुआ, 12 मार्च से ये लेकर ये 6 क्या हुआ था अप्रैल, ये जो दांडी मार्च था वो वहाँ पहुँचा, तो तब ये कानून तोड़ा गया था। तो यह देखिएगा। अब यहाँ पर देखिए 208 नंबर का प्रश्न है, नमक सत्याग्रह का अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव क्या था ये बता। भारत को स्वतंत्रता मिली, या गांधी जी की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा बढ़ी, अंग्रेज शासन समाप्त हो गया, या क्रांतिकारी आंदोलन कमजोर हुआ। तो इसमें क्या हुआ तो बता सकते हैं कहीं ना कहीं इसमें अगर जो ऑप्शन बी, गांधी जी की अंतर्राष्ट्रीय जो प्रतिष्ठा थी वो बढ़ गई थी। नमक सत्याग्रह की जब खबरें क्या हुई, जब विश्व भर में फैली, तो गांधी जी महात्मा के रूप में कहीं ना कहीं विश्व पटल पर क्या हुए, पहचाने गए, और ब्रिटेन को कहीं ना कहीं भारत में प्रश्न पर कहीं ना कहीं दबाव या भी कहीं अलग अलग चीज़ें झेलनी पड़ी थी गांधी जी की वजह से। 190 नंबर का प्रश्न है, गांधी इरविन समझौता जो 1931 के अंतर्गत निम्नलिखित में से क्या हुआ था। अंग्रेजों ने भारत छोड़ दिया था, राजनीतिक कैदियों की रिहा हो गई थी, पूर्णतः स्वतंत्रता की घोषणा होती थी, कांग्रेस का विभाजन हो गया था। तो इसका सही उत्तर क्या था? तो दोस्तों इसमें क्या था, जो राजनीतिक कैदियों की यहाँ पर क्या कर दी गई थी, रिहाई की लेके तो जो समझौता हुआ था, समझौते के तहत गांधी जी ने कहा था कि भाई आप जो सत्याग्रह जो हैं, जो राजनीतिक तौर पे जो कैदियों को आपने गिरफ्तार करके रखा है, उनको आपको रिहा किया जाएगा। और कांग्रेस ने क्या करा था, जो सविनय अवज्ञा जो को आंदोलन जा इसको स्थगित करा, और कहीं ना कहीं गांधी जी ने फिर गोल सम्मेलन में कहीं ना कहीं इस चीज़ को सम्मिलित किया था। ठीक है, ये याद रखिएगा। अब हम बात करेंगे कि यहाँ पर 210 नंबर का प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन का नारा कब दिया और कहाँ। तो 1940 में मुंबई में, 1942 में मुंबई में, 1942 में दिल्ली में, 1941 में अहमदाबाद में। तो ये जो नारा दिया गया था वो कहाँ से दिया गया था, तो बता सकते हैं। ये जो दिया गया था 1942 में ये नारा दिया गया था, मुंबई से दिया गया था, क्योंकि अगर मैं बेसिकली आपको बात बताऊं तो ये 8 अगस्त 1942 को, याद रखिएगा 8 अगस्त 1942 को ये नारा दिया गया था गांधी जी के द्वारा। तो ये जो दिया गया था गोलवाल्टिया जो टैंक मैदान था, ठीक है, गोलवालिया टैंक मैदान में जब कांग्रेस का अधिवेशन था तो वहाँ पर गांधी जी ने ये नारा दिया था, ठीक है, करो या मरो का नारा जो दिया था, तो ये गांधी जी ने दिया था, करो या मरो का नारा, याद देखिएगा, करो या मरो का नारा जो दिया गया था गांधी जी द्वारा दिया। अब 211 नंबर का प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, तो गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन 1920 से या 1922 में शुरू करने का मुख्य कारण था क्या। गांधी जी ने जो असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था 1920 से 22 इसके अंतर्गत इसे शुरू करने का मुख्य कारण क्या था, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, या रॉलेट एक्ट का विरोध हुआ था, खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया था, उपरोक्त तो सभी। तो इसमें क्या था दोस्तों, ये सारी चीज़ें उसमें काउंट करती थी, इसीलिए ये किया गया था। ठीक है, अगर मैं बात कहूँ तो जब असहयोग आंदोलन की जब हम बात करें तो उसकी अगर पृष्ठभूमि को बेसिकली मैं देखूँ ना आपको बताऊँ तो उसमें क्या था, जलियांवाला हत्याकांड जब हुआ था 1919 में, तो फिर उसके बाद रॉलेट एक्ट आया था 1919 में, और साथ ही जो खिलाफत आंदोलन हुआ था 1920 में, ये 3 प्रमुख कारण थे। और गांधी जी ने क्या करा, पहली बार जब जन आंदोलन के रूप में जब विदेशी वस्त्रों का जब बहिष्कार करा, कहीं ना कहीं सरकारी संस्थाओं का भी बहिष्कार करा, और विदेश और स्वदेशी अपनाने के लिए कहीं ना कहीं ये सार्वजनिक मंच पर यह आह्वान किया गया था। तो याद देखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देख पा रहे होंगे 212 नंबर का प्रश्न है कि असहयोग आंदोलन के दौरान गांधी जी ने किस प्रकार के स्कूल कॉलेज का बहिष्कार करने की अपील करी थी। अब जब असहयोग आंदोलन हुआ तो उसमें गांधी जी ने स्कूलों का भी बहिष्कार करने की बात करी थी, कॉलेजों का भी बहिष्कार करने की बात की। जो ब्रिटिश सरकार द्वारा जो स्थापित जो संस्थान थे, ये निजी मिशनरी विद्यालय थे, भारतीय भाषाई जो विद्यालय थे, गुरुकुल शिक्षा पद्धति थे। तो आप सभी को पता होगा कि भैया ये बेसिकली गांधी जी ने क्या होगा, ब्रिटिश सरकार द्वारा जितने भी स्थापित होंगे उन्हीं का ही बहिष्कार किया होगा।
ठीक है। तो इन स्कूलों का बहिष्कार, गांधी जी का मानना था कि भैया औपनिवेशिक जो शिक्षा थी, जो हम अगर कहें पाश्चात्य शिक्षा की अगर हम बात करें, तो ये पाश्चात्य शिक्षा क्या है, गुलामी की कहीं ना कहीं मानसिकता को कहीं ना कहीं रोप रही है, उसका बीजारोपण कर रही है। और इसीलिए क्या करता है, गांधी जी ने ये कहा कि भैया जो सरकारी स्कूल है और जो कॉलेज हैं उनका बहिष्कार कर दीजिए, और राष्ट्रीय विद्यालयों में जैसे बेसिकली मैं बात करूँ, जैसे आप भाषाई क्षेत्रों पर बात करें, या गुरुकुल पद्धति को क्या करा, इन्होंने प्रोत्साहन दिया। ठीक है। अब बात करेंगे 213 नंबर का प्रश्न है, चौराचारी कांड जो 1922 में हुआ था, तो के बाद गांधी जी ने सेवा आंदोलन क्यों वापस लिया था? अंग्रेजों के दबाव में, आंदोलन का हिंसक स्वरूप हुआ था, या कांग्रेस का विरोध हुआ था, या खिलाफत नेताओं का त्याग होना? तो क्यों किया था बता सकते हैं? जिसे भी आता है आंसर तो दे ही सकते हो ना, इतनी तो क्षमता रखिए दोस्तों। अगर देख रहे हैं तो आंदोलन क्या होता, बेसिक रूप में हिंसक रूप में हो गया था। जब हिंसक हो गया था तो अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता, जब ये आंदोलन जब हिंसक रूप लिया तो चौराचारी जो उत्तर प्रदेश में आंदोलनकारी भीड़ ने क्या करा, जब पुलिस थाने में जब आग लगा दी थी, तो वहाँ पर क्या होता, 22 पुलिसकर्मियों की यहाँ पर हत्या हो गई थी। गांधी का ये मानना था कि भैया जो हिंसा किसी भी आंदोलन का क्या था, मूल सिद्धांत नहीं हो सकता है, इसीलिए उन्होंने क्या बनाया, मैं इस आंदोलन को वापस लेता हूँ और इसको स्थगित कर देता हूँ, इसलिए ये हुआ था। ठीक है। अब बात करेंगे 214 नंबर के प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं दोस्तों। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ये क्या कह रहा है कि 1930 में गांधी जी द्वारा शुरू किया गया दांडी मार्च किस कानून के विरोध में था? अब यहाँ पर आप देख पा रहे हो, गांधी जी द्वारा जो दांडी मार्च आंदोलन शुरू किया गया तो किस लिए था? आप सभी को पता है कि नमक कानून के से रिलेटेड था, क्योंकि जैसे मैंने अभी पूर्व में आपको बताया था कि 12 मार्च 1930 में गांधी जी ने क्या, साबरमती आश्रम से 70 जो सदस्यों के साथ क्या करी थी, ये दांडी यात्रा शुरू करी थी। क्वेश्चन पूछा जाता है कि दांडी यात्रा जो शुरू की थी कितने किलोमीटर कितनी मील की थी, तो आपको पता है 240 मील की ये यात्रा थी। और ये यात्रा जो थी वो पैदल किया गया था, और साथ ही समुद्र तट पर नमक बनाकर किया गया था। ब्रिटिश नमक कर का क्या गया था, उल्लंघन किया गया था। कहीं ना कहीं इससे क्या हुआ, सविनय अवज्ञा आंदोलन की भी कहीं ना कहीं यहीं से शुरुआत हुई थी। ठीक है, इसी आंदोलन से निकल के शुरुआत हुई। अब यहाँ पर देखिए 215 नंबर का पर गांधी इरविन समझौता 1931 के अंतर्गत गांधी जी ने क्या सहमति व्यक्त की थी? सभी आंदोलन स्थगित करना था, गोल सम्मेलन में भाग लेना था, या हिंसा का त्याग करना था, या उपरोक्त सभी? तो ये उपरोक्त सभी चीज़ों पर क्या था, गांधी जी ने बेसिकली ध्यान दिया था। तो अगर हम इसको समझे ना दोस्तों, तो जब गांधी और इरविन समझौता, जिनके बीच जब ये समझौता तय हुआ कि भैया इन्होंने कहा कि जो राजनीति जो बंदी है, जो जितने भी आपने राजनीति लोगों को जो कैदियों के रूप में उसको जो बंद किया है, उसको आप क्या करेंगे, रिहा करेंगे, और जो नमक कर है उसका उल्लंघन करने वालों को आप क्या करेंगे, दंड देंगे। अगर नहीं दिया, अगर उनको नहीं दिया जाता है तो गांधी जी ने लंदन जाकर क्या किया, जो अब द्वितीय गोल सम्मेलन हुआ था, तो उसमें 1931 में भाग लेने ये गए। तो याद रखिएगा। तो ये तमाम चीज़ें मैंने आपको बता दी। अब ये मैंने आपको पूर्व में कहा था कि गांधी जी ने करो या मरो का नारा किस आंदोलन में दिया था। तो आपको अभी पता होगा कि यहाँ पर 4 आंदोलन दिया, असहयोग या विनियोग्य, या फिर भारत छोड़ो आंदोलन या खिलाफत आंदोलन। तो किसके अंतर्गत, तो ये भारत छोड़ो आंदोलन के अंतर्गत ही ये दिया गया था। ये 8 अगस्त 1942 को जब अखिल भारतीय कांग्रेस समिति ने जब भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया था, तो गांधी जी ने स्पष्ट तौर पे कहा था कि अंग्रेज़ों को भारत छोड़ना ही होगा। इसी दौरान उनका एक प्रसिद्ध नारा हुआ था कि करो या मरो का आंदोलन ये गांधी जी द्वारा ही दिया गया था। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपको श्रृंखला आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से अच्छी लग रही हो तो मैं आपसे ये अनुरोध करूँगा, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप यहाँ पर देखिए 217 नंबर का प्रश्न है। तो ये भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के समय गांधी जी को कहाँ कैद किया गया था? ये किस स्थान पर इन्होंने कैद कराया? यह रवादा जेल था, या अहमदाबाद नगर किला था, या आगा खान पैलेस था, या अंडमान सेलुलर जेल में बंद किया था? तो आप बता सकते हैं कि किस स्थान पर इनको बंद करके रखा था। चलिए दोस्तों, जिसे भी आता है बताइए। तो इनको जो बंद किया गया था ना, यहाँ पर आगा खान पैलेस इसमें किया गया था, इनको बंद करके रखा गया था। तो याद रखिएगा, जब ये क्यों शुरुआत हुआ, जब भारत छोड़ो आंदोलन के समय जब गांधी जी ने क्या करा, आगरा पैलेस पुणे में इनको नज़रबंद कर दिया गया था। वहीं से उनकी पत्नी जो कस्तूरबा गांधी और साथ ही महादेव देसाई का उस समय निधन हुआ था, तो इसलिए इनको क्या है, नज़रबंद कर दिया गया था। ठीक है।
अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 218 नंबर का प्रश्न है कि गांधी जी का व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 किसके विद्रोह में था, किस, ठीक है, किस विद्रोह में, यो विरोध में ये था। कहने का मतलब है कि भारत सरकार ये ब्रिटिश भारत छोड़ने से इनकार कर रहे थे, या भारत में युद्ध में भागीदारी द्वितीय विश्व युद्ध में, या भूमिका नीति, या फिर प्रशांति स्वशासन की असफलता। तो क्या था बता सकते हैं इसका सही उत्तर? चलिए दोस्तों बताइए। तो इसमें क्या करा था कि भारत की द्वितीय विश्व युद्ध में जो भागीदारी थी उसके लिए इन्होंने क्या है उसका विरोध करा था, ठीक है, भारत की युद्ध में भागीदारी जो द्वितीय विश्व युद्ध में। तो उस समय क्या हुआ था, जैसे आप सभी को ये सर्वविदित है कि 1940 में जब गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह जब शुरुआत करी थी, तो उसमें क्या था, जब ब्रिटिश सरकार ने क्या करा था, बिना भारतीयों की सहमति के क्या करा था, उनको द्वितीय विश्व युद्ध में झोंक दिया था। आप सभी को पता हो उससे पहले भी सत्याग्रह विनोबा भावे ने किए थे। तो इसमें क्या हो, भारतीयों की ही तो कुर्बानी हुई द्वितीय विश्व युद्ध में, ठीक है। इस वजह से इन्होंने क्या करा, व्यक्तिगत आंदोलन शुरू कर दिया, ये इसलिए विरोध में था। अब यहाँ पर 219 नंबर का प्रश्न देख पा रहे हो कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी को किस नाम से संबोधित किया था? विद्रोह नेता, या फकीर, या पागल संत, या खतरनाक व्यक्ति? तो किस रूप में कहा था? तो ब्रिटिश सरकार ने जब भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जब गांधी जी को जो संबोधन किया था वो खतरनाक व्यक्ति के रूप में कहा था, क्योंकि ब्रिटिश सरकार को ये डर था कि गांधी जी का जो आंदोलन है कहीं ना कहीं वो पूरे जो साम्राज्य है उसको हिला सकता है। इसीलिए उन्होंने इस गांधी जी को क्या कहा था, खतरनाक व्यक्ति है ये संबोधित करके। और ये चर्चित हुआ कि गांधी जी को अर्धनंग फकीर भी कहकर उनको व्यंग किया। तो कहीं ना कहीं गांधी जी को ससमय अर्धनंगा फकीर, नंगा फकीर के तौर पे भी इनको कहा गया था, और कहीं ना कहीं खतरनाक व्यक्ति के रूप में भी संबोधित किया गया था, ठीक है। अब बात करेंगे 220 नंबर का प्रश्न, गांधी जी के अहिंसात्मक आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था ठीक है, आपको बताना है मुख्य उद्देश्य क्या था, कि ब्रिटिश सरकार पर दबाव डालना था, जनता को संगठित करना था, स्वराज की स्थापना करनी थी, या फिर क्या उपरोक्त सभी। आई थिंक इसका ऑप्शन क्या हो सकता है, उपरोक्त सभी होगा। तो गांधी जी के आंदोलन का उद्देश्य अगर देखें केवल सत्ता परिवर्तन ही नहीं था, बल्कि क्या था, जो जनता को नैतिकता का पाठ पढ़ाना था, और कहीं ना जनता के बीच नैतिक, सामाजिक और जो राजनीति जो रूप में उनको जागृत करना था, और उनको अहिंसात्मक आंदोलन का उनको लक्ष्य उनके सामने रखना था, और जनशक्ति के माध्यम से उन्होंने क्या है स्वराज प्राप्त करना था, ना कि हिंसात्मक रूप में, ठीक है, याद रखिएगा। अब यहाँ पर देखिए 221वें नंबर का प्रश्न है, चंपारण सत्याग्रह 1917 में गांधी जी का पहला सफल सत्याग्रह था, इसका मुख्य कारण क्या था? किसानों को जबरन नील की खेती कराई गया था, या किसानों को लगान की वृद्धि करनी थी, या किसानों को बेगार के लिए मजबूर करना था, या किसानों की अनाज छीन लेना था? तो इसमें क्या था बता सकते हैं कि ये क्यों किया गया था दोस्तों? तो बता सकते हैं, चलिए बताइए। 221 नंबर का प्रश्न है, अगर मुझे लगता है कि आप लोगों को ये आता होगा, मैं निश्चित रूप में ये आश्वस्त हूँ। तो जैसे आप सभी को पता है कि 1922 में क्या था, जब गोरखपुर के ज़िले में जब चौराचारी जो आंदोलन ने क्या था, जब पुलिस थाने में जब आग लगा दी थी, तो वहाँ पर 22 पुलिसकर्मियों की जब क्या हुई थी, हत्या हो गई थी। तो गांधी जी ने अहिंसात्मक मार्ग से उनको भटका दिया था, और 1922 में उन्हें स्थगित कर दिया गया था। तो बेसिकली क्या था, तो कहीं ना कहीं इनके द्वारा जो चीज़ें की गई थी, तो उस आधार पर अगर हम देखें तो इनको, जैसे हमने कहा कि नील की खेती में ज़बरदस्ती किया गया था, उनको चीज़ें की जा रही थी। तो यह देखिए, अब हम यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 231वें नंबर का प्रश्न है, ठीक है, यहाँ पर देख पा रहे होंगे। तो सॉरी, यहाँ पर कुछ प्रश्न मैंने शायद बनाते समय डिलीट हो गए, तो उसको थोड़ा सा माइंड मत कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, जैसे 231वें नंबर का प्रश्न है कि 1922 में असहयोग आंदोलन वापसी के बाद गांधी जी ने अपना ध्यान किस पर केंद्रित किया था? या देखिए, गांधी जी का ध्यान किस पर किया? खिलाफत आंदोलन, स्वदेशी उद्योग और संघर्षात्मक कार्य, स्वराज पार्टी का निर्माण करना, संविधान सुधार करना था। तो इसके अगर हम देखें तो यहाँ पर जो किया गया था, उन्होंने स्वदेशी उद्योग और संरचनात्मक कार्यक्रम किए। तो असहयोग आंदोलन वापस लेने के बाद गांधी जी ने क्या है, रचनात्मक कार्यों पर ध्यान दिया। जो खादी हो गया, चरखा हो गया, या छुआछूत उन्मूलन जैसे ग्राम सुधार हो गए, और साथ ही महिला उत्थान हो गया। ये कहीं ना कहीं उन्होंने ग्रामीण भारत को कहीं ना कहीं राष्ट्रीय आंदोलन की धुरी पर
बनाने का कहीं ना कहीं उनका प्रयास था, कहीं ना कहीं उसमें सफल भी ये रहे। अब यहाँ पर देखिए 232वें नंबर का प्रश्न है, गांधी जी द्वारा स्थापित जो साबरमती आश्रम किस वर्ष से उनके द्वारा स्थापित किया था? 15 में, 16 में, 17 में, 18 में। तो आप सभी को ये सर्वविदित था का कि ये 1916 में स्थापित किया गया था कि गांधी जी ने जब 1915 में जब वो दक्षिण भारत से जब लौटे तो उसके बाद वो कोचिन बाग जब मुंबई गए तो उन्होंने पहला आश्रम वहाँ बनाया। और उसके बाद 1916 में अहमदाबाद के जो साबरमती नदी के किनारे उन्होंने ये आश्रम स्थापित किया। उसके बाद क्या हुआ था, कहीं ना कहीं आंदोलन का केंद्र बिंदु ये बन गया था। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 223वें नंबर का प्रश्न है कि गांधी जी द्वारा स्थापित यंग इंडिया और नवजीवन किस भाषा में प्रकाशित थे? तो दोनों भाषाओं में थे, दोनों अंग्रेजों में थे, या फिर ईस्ट इंडिया यंग इंडिया अंग्रेजों में, नवजीवन गुजरात में था, ये दोनों गुजराती में थे। यंग इंडिया हिंदी, नवजीवन उर्दू में। तो बता सकते हैं तो इसका सही क्या उत्तर है? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है यंग इंडिया अंग्रेजी में और नवजीवन गुजराती में ये प्रकाशित किया गया था, क्योंकि गांधी जी ने यंग इंडिया जो पत्र था अंग्रेजी में और साथ ही नवजीवन जो गुजरात में इसको निकाला। इसके माध्यम से क्या था, कहीं ना कहीं उन्होंने स्वतंत्रता और स्वराज और जो अहिंसा को संदेश जनता तक उन्होंने पहुंचाने का कार्य करा। ठीक है, अब बात करेंगे अगले प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? आप सभी को पता है गोपाल कृष्ण गोखले उनके राजनीतिक गुरु के रूप में रहे थे, क्योंकि गांधी जी ने अपना जो राजनीतिक गुरु इनको माना था, क्योंकि जब दक्षिण अफ्रीका से जब ये लौट के आए थे तो गांधी जी ने सारे जीवन में जो शिक्षा जो ली थी वो गोखले जी से उन्होंने शिक्षा ली थी और कहीं ना कहीं भारतीय राजनीति में इनके द्वारा प्रवेश किया गया था। तो याद रखिएगा। अब यहाँ पर 235वें नंबर का प्रश्न देख पा रहे हो, गांधी जी ने पहली बार भारत में सत्याग्रह का प्रयोग किया, कहाँ पर किया था? या चंपारण में किया था, खेड़ा में किया था, अहमदाबाद मिल हड़ताल में किया था, या असहयोग आंदोलन, ये कब किया था? जैसे आप सभी को पता है कि गांधी जी ने जो ये किया गया था चंपारण में ये 1917 में किया गया था, क्योंकि जब भारत में जब गांधी जी ने पहला जो सत्याग्रह चला था तो वो नील की खेती की जो समस्या थी, जो नील की जो खेती की जाती उस समस्या में से क्या है वो से रिलेटेड जो चीज़ें थी तो उससे संबंधित ये पहला सत्याग्रह के द्वारा किया गया था। अब यहाँ पर देख पा रहे होंगे 236 में चौराचारी कांड 1922 में के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस क्यों लिया था? आप सभी को पता है क्यों लिया था। ठीक है, तो अंग्रेजों से समझौता, हिंसा की निंदा, या फिर जैसे नेहरू का विरोध था या सुभाष चंद्र, तो आप सभी को पता है इन्होंने जब हिंसा की क्या थी, निंदा करी थी। याद रखिएगा हिंसा की निंदा क्यों करी थी? गांधी जी का अपना मानना था कि यार दोस्तों कि आंदोलन की नींव अहिंसा पर है। और साथ ही चौराचारी जो उत्तर प्रदेश की जो भीड़ ने जब थाने पर आग लगाई थी तो वहाँ पर 22 पुलिसकर्मी जब मारे गए थे तो गांधी जी को लगा कि यार जनता हिंसा हिंसा पर उतर आई है, तो इसीलिए उन्होंने आंदोलन के बीच ही वो वापस आ गए और ये निर्णय लिया कि विवाद पद ये तमाम चीज़ें थी, लेकिन गांधी जी ने क्या करा, जो नीति थी उनकी अहिंसा स्वरूपी का उन्होंने आधार बनाए, हिंसा का वो हमेशा विरोधी रहे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 237वें नंबर का प्रश्न है। यहाँ पर क्या था कि अंग्रेज आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? ठीक है, असहयोग आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? पूर्ण स्वराज प्राप्त करना था, औद्योगिक विकास करना था, खिलाफत व पंजाब में अत्याचारों का विरोध करना था, किसानों को कर छूट दिलाना था। तो बता सकते हैं कि इसका सही उत्तर क्या था? तो ये अगर हम कहें जो खिलाफत वो पंजाब के अत्याचारों का विरोध करना था। जैसे कि आप सभी को यह सर्वविदित है कि 1919 में जब जलियांवाला हत्या कांड हुआ था और साथ ही 1920 में खिलाफत आंदोलन ने कांग्रेस को कहीं ना कहीं नई ऊर्जा दी थी, तो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को कहीं ना कहीं राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में जब बदला तो ये उद्देश्य था कि भैया जो अंग्रेजी शासन असहयोग आंदोलन जिसमें सरकारी नौकरी हो गई, स्कूल हो गया, अदालतों हो गया, इनका क्या करा पूरी तरीके से बहिष्कार, यह निर्णय इनके द्वारा लिया गया था। ठीक है, अब 238वें नंबर के प्रश्न को देख लीजिए, किस कांग्रेस अधिवेशन को पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ? तो किस अधिवेशन में कांग्रेस को पूर्ण स्वराज का जो ये प्रस्ताव था वो पारित किया गया? नागपुर का, कोलकाता में, लाहौर या कराची? तो बता सकते हैं। तो ये बेसिकली अगर आपको मैं बता दूं तो ये लाहौर का अधिवेशन था 1929 में। तो 1929 में क्या हुआ, जब लाहौर अधिवेशन हुआ था, इसकी अध्यक्षता उसमें जवाहरलाल नेहरू द्वारा की गई थी। इसमें पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ और ये ऐतिहासिक निर्णय भी माना जाता है, क्योंकि इससे पहले कांग्रेस का लक्ष्य डेमोक्रेसी स्टेट और तक ये सीमित था। और 26 जनवरी 1930 को अगर हम देखें तो देश भर में अगर कहें पूर्ण स्वराज दिवस इसमें मनाया गया था। इसलिए हम 26 जनवरी को क्या करते हैं, आपके लोकतंत्र या 26 जनवरी जब मनाते हैं। ठीक है,
अब यहाँ पर आप देख पा रहे हो 229वें नंबर 39वें नंबर का सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 1928, 1930, 1932, 1942। तो आप सभी को पता है 1930 में ये प्रारंभ हुआ था। ठीक है, 1930 में कब प्रारंभ हुआ? 12 मार्च 1930 को हुआ था। गांधी जी ने जब साबरमती आश्रम में से दांडी मार्च 240 किलोमीटर की जो पैदल यात्रा की थी, तो उन्होंने 6 अप्रैल को इन्होंने क्या है, समुद्र में नमक बनाकर जब ब्रिटिश कानून का उसमें उल्लंघन किया था, तो ये जो नमक सत्याग्रह सविनय अवज्ञा आंदोलन की कहीं ना कहीं इसके बाद शुरुआत हुई थी। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 240 नवंबर का प्रश्न है कि नमक सत्याग्रह का मुख्य उद्देश्य क्या था। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे क्या उद्देश्य था। तो इसका जो उद्देश्य था, जो कर लगाए गए थे, करों का उसमें विरोध किया गया था। जो कर क्या था, जैसे नमक हर गरीब और अमीर की आवश्यकता वाली वस्तु होती है, आप सभी को पता है कि अंग्रेजों ने उस पर भी कर लगा दिया गया था। तो गांधी जी ने क्या कहता था, नमक कानून तोड़कर आम जनता को आंदोलित किया, और ये आंदोलन कहीं ना कहीं सामाजिक आर्थिक असमानता के विरुद्ध कहीं ना कहीं प्रतीक के रूप में बना। तो याद देखिएगा। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 240वें नंबर का प्रश्न है कि गांधी इरविन समझौता 1931 के अंतर्गत निम्न में से क्या शामिल था? तो आप सभी को पता होगा, 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए हैं। 4 ऑप्शन में से बता सकते हैं कि ये क्या था। तो इसमें सभी ने अविज्ञा समाप्त करना था। तो इसमें क्या था कि जब मैंने कहा कि मार्च 1931 में जब गांधी जी और साथ ही तत्कालीन जो वायसराय इसमें इरविन थे, इनके बीच यहाँ पर क्या हुआ, समझौता हुआ था। और इसमें जो कैदी थे उनको रिहा करने के लिए सरकारी दमन बंद करना था, और गांधी जी ने कहीं ना कहीं गोल सम्मेलन में भाग लेना शामिल था। और साथ ही इसके बदले क्या होता, गांधी जी ने सभी अविज्ञा आंदोलन वापस ले लिया। कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच बातचीत हुई। ठीक है, अब देखिए 1932 में पूना पैक्ट का संबंध था नमक या फिर अस्वीकार उन्मूलन था, या संप्रदायिक पुरस्कार था, या भारत छोड़ो आंदोलन था? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है संप्रदायिक पुरस्कार ये था। तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री उसमें मैकडोनाल्ड थे ना, तो उन्होंने 1932 में संप्रदायिक पुरस्कार के तहत क्या दलितों के लिए पृथक निर्वाचन का प्रस्ताव दिया। गांधी जी ने इसका विरोध करते हुए पुणे में ये रेडिया जेल में आमरण अनशन शुरू कर दिया गया। इसके तहत अगर हम देखें तो उसमें अम्बेडकर और गांधी के बीच पूना एक्ट हुआ, जिसमें पृथक निर्वाचन समाप्त कर आरक्षित सीटों का प्रावधान कर दिया। तो उस समय गांधी जी ने भी बहुत गलत किया था, क्योंकि दलितों का हमेशा उत्पीड़न होता रहा है। अगर ये उसमें पृथक मांग ये हो जाती तो दलितों का अपना ही एक अलग स्टेट या जो भी प्रांत होता। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें हो गई थी। तो अब यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि 243वें नंबर का प्रश्न है, तो भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था? आप सभी को पता है महात्मा गांधी ने ये दिया था, जिसे हम क्विट इंडिया के नाम से जाना था। ये मुंबई में ये नारा दिया गया था 1942 में। गांधी जी ने क्या करा, 8 अगस्त 1942 को ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का जब अधिवेशन था, ये करो मरो का यहाँ पर से आह्वान किया है। और ये जो बेसिकली है ना, ये आंदोलन द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो ब्रिटिश सरकार ने किया था के विरुद्ध था, क्योंकि बिना पूछे ही इन्होंने क्या करते भारतीय सैनिकों को क्या करते द्वितीय विश्व युद्ध में झोंक दिया था। अब बात करेंगे 244 नंबर का। भारत 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में कांग्रेस के शीर्ष नेताओं को कहाँ बंद कर दिया गया था? ठीक है, तो जो यहाँ पर 4 जेल आपको दिखाई दे रहे हैं, तो 4 जेलों में से कौन सी जेल में बंद कर दिया गया था? चलिए बताइए, जिसे भी आता है आंसर दीजिए। तो ये जो बंद कर दिया गया था वो अहमदनगर किला था, तो वहाँ पर इनको बंद कर दिया गया था। तो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत होते ही क्या करा था, जैसे गांधी हो गए, नेहरू हो गए, पटेल हो गए, लगभग सभी जो प्रमुख नेता थे उनको गिरफ्तार करके उन्हें अहमदनगर के किले में बंद कर दिया गया था, और आंदोलन नेतृत्वविहीन हो गया था, और स्वतः ही यह फूस जन विद्रोह के रूप में ये फैल गया। तो याद रखिएगा। अब बात करेंगे 245वें नंबर के प्रश्न है कि गांधी जी ने करो या मरो का नारा कब दिया था? आप सभी को पता है, तो ये भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ये जो हुआ था, तो इसमें दिया था। तो 8 अगस्त 1942 को जब मुंबई में कांग्रेस का अधिवेशन न हुआ था, तो गांधी जी ने वहाँ से आह्वान किया था, करो या मरो का नारा दिया था। स्वतंत्रता संग्राम का निर्णायक ये आंदोलन रहा, ये नारा रहा, और जनता ने इसे आज़ादी पाने का अंतिम आदेश माना। ठीक है, अब यहाँ पर 46वें नंबर का प्रश्न देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रमुख प्रभाव क्या था? ठीक है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होगे क्या था। तो कहीं ना कहीं इसका जो सही उत्तर है तो ऑप्शन बी, ब्रिटिश शासन कहीं हिल गया और कहीं ना कहीं साम्राज्य कमज़ोर पड़ गया। तो स्वतंत्रता बेसिकली अगर हम बात करें तो उस समय तो जो स्वतंत्रता तुरंत तो नहीं मिली, लेकिन भारत छोड़ो आंदोलन ने क्या ब्रिटिश साम्राज्य की कहीं ना कहीं जड़ें हिला दी थी। और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन आर्थिक और साथ ही राजनीतिक रूप से कमज़ोर हो चुका था, और ये जो आंदोलन था
तो कहीं ना कहीं स्वतंत्रता के मार्ग को प्रशस्त करने वाला था और कहीं ना कहीं अंतिम जन आंदोलन के रूप में ये सिद्ध हुआ। तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए। ठीक है, अब बात करेंगे 47वें नंबर का प्रश्न। तो ये कह रहा है कि गांधी जी के अनुसार स्वतंत्रता संग्राम में सबसे बड़ा हथियार क्या था? तो सशस्त्र संघर्ष था, ये विदेशी संयोग था, सत्याग्रह, अहिंसा था, या धार्मिक आंदोलन था? आप सभी को पता है कि सत्याग्रह और अहिंसा ये थी। ठीक है, गांधी जी का खुद का भी मानना था कि भैया गांधी जी का खुद पे विश्वास था कि जो अहिंसा और सत्यात्मक ग्रह जो सत्याग्रह जो था, तो ब्रिटिश को कहीं ना ब्रिटिश सरकार को झुकाने के सक्षम ये था। उन्होंने हर आंदोलन, सत्याग्रह, सभी ने अभिज्ञा और भारत छोड़ो आंदोलन था, इनकी नीतियों पर उन्होंने काम करा और उसी को ही अपनी धुरी बनाई। तो इसी वजह से ये अंतिम हथियार के रूप में ये साबित हो। तो यहाँ पर आप देखते हो 48 नंबर का प्रश्न है, किस आंदोलन के दौरान गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत करी? आपको ये पता होना चाहिए। ये किस वर्ष की थी? बता सकते हैं? जब इनको 1940 में जब भारतीय सेनाओं को बिना पूछे क्या कर दिया था, युद्ध में शामिल कर दिया गया था, तो इसलिए ये चीज़ें की गई थी। ठीक है, तो 1940 में क्या हुआ था? जब द्वितीय विश्व युद्ध में गांधी जी ने क्या करा, व्यक्तिगत सत्याग्रह की जब शुरुआत की थी, इससे पहले क्या सभी जो सत्याग्रह विनोबा भावे चाहे जवाहरलाल नेहरू ने ये बने थे, इसका उद्देश्य था कि भैया ये दर्शाना था कि भारत युद्ध में अंग्रेजों के सहयोग नहीं करेगा। तो ये तमाम चीज़ें थी। ठीक है, अब 239वें नंबर का प्रश्न देखिए, गांधी जी का सत्याग्रह शब्द पहली बार कहाँ प्रयोग हुआ था? तो दक्षिण अफ्रीका में, भारत छोड़ो आंदोलन में, दांडी मार्च में, जलियांवाला बाग में। तो ये दक्षिण अफ्रीका में ये हुआ था। तो गांधी जी ने क्या था, दक्षिण अफ्रीका में जो नस्ल भेद था तो उसके खिलाफ यहाँ पर संघर्ष के दौरान पहली बार उन्होंने क्या सत्याग्रह शब्द का प्रयोग किया था। तो भारत में भी आकर उन्होंने इसी शब्द को स्वतंत्रता का हथियार बना दिया था। ठीक है, इस श्रृंखला का अंतिम प्रश्न आपके सामने रख रहा हूँ, यहाँ से अगली प्रश्नों की श्रृंखला में लेके आऊँगा। अगर अच्छी लग रही हो तो सब्सक्राइब करिए। भारत छोड़ो आंदोलन की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी? नेताओं का मार्गदर्शन, सामूहिक हिंसा थे, स्वफूर्त जन भागीदारी थे, अंग्रेजों का सहयोग था। ठीक है, तो इसमें क्या था? तो स्वतः स्फूर्त जन भागीदारी थे, क्या थे, स्वतः ही लोगों की जन भागीदारी इसमें बढ़ गई थी। तो भारत छोड़ो आंदोलन की विशेषता थी कि गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद क्या होता, जनता ने क्या करा था, स्वतः ही क्या रहता, आंदोलन को आगे बढ़ाया। और इसमें जैसे किसान हो गए, छात्र हो गए, महिलाएं हो गए, मजदूर हो गए, सभी वर्ग के लोगों ने इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और ये आंदोलन पूर्ण रूप से क्या रहता, स्वतंत्रता की नींव रखने में कहीं ना कहीं ये कारगर सिद्ध हुआ, जैसे आप सभी को पता है। ठीक है दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा, इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, साथ ही अपने दोस्तों को साझा करें। तब तक इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय